कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। बिलावल साहब का मसला है, उनके लिए लेवल प्लेइंग है, वो हमारे छोटे भाइयों की तरह इलेक्शन लड़े, जो जीतेगा मुल्क का वजीर आजम बन जाएगा। मैंने तो मुतालबा करना है कि इलेक्शन करो, फौरी करो, डेट को। ये जो आ गया ना नेल्सन मंडेला जो दोस्त है, ये अपने भाई से पहले हिसाब ले। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। शरीफ साहब के दुश्मनों से भी गवाही मिल चुकी है, एक साजिश थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क को, रियासत को बचाओ, किसी की मदद से मत आओ, किसी के हाथ में नहीं आओ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। दो साबिक वज़राए आज़म की सियासत अहम मरहले में दाखिल हो गई है, जहां एक तरफ नई सुबह तुलू हो रही है तो दूसरी जानिब शाम के साए मजीद गहरे हो रहे हैं। इस हवाले से आज इस्लामाबाद में दो साबिक वज़राए आज़म के केसेस का अहवाल अहम है। दिलचस्प बात है कि मियां नवाज शरीफ आज 5 साल पहले एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा देने वाले जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश हुए, जहां पहला रिलीफ मिला और तोशाखाना केस में उनके दायमी वारंट मनसूख हो गए। इस दौरान मियां साहब को एक और खुशखबरी मिली जब पंजाब हुकूमत ने अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तली का ऐलान किया। इसके बाद मियां साहब को हाई कोर्ट पेशी तक इंतजार करने के लिए भी भारी सिक्योरिटी में मिनिस्टर्स इनक्लेव लाया गया। फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो नैब प्रोसिक्यूटर ने बगैर नोटिस के अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर अदम एतराज़ का बयान दिया। ताहम अदालत ने नैब को बाज़ाब्ता नोटिस जारी करते हुए नवाज शरीफ की जमानत में 2 दिन की तौसी कर दी। अब चेयरमैन पीटीआई के केसेस की ज़रा बात करें तो अडियाला जेल इंतज़ामिया ने मुनासिब सिक्योरिटी ना होने की वजह से चेयरमैन पीटीआई को पेश करने से मुआज़रत कर ली है। ये तजवीज़ दी है कि इलेक्शन कमीशन मज़ीद कार्रवाई अडियाला जेल में जारी रख सकता है, जिस पर इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि एक कैदी की सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं हो सकता तो इलेक्शन की सिक्योरिटी कैसे दी जाएगी। जबकि इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल रोकने की दरख्वास्त ये कहकर मुस्तरद कर दी कि अभी दरख्वास्त पर एतराज़ दूर करने का मरहला है, फिर बेंच बनेगा और फिर काबिल समाअत होने का फैसला होगा। किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सवाल ये भी है कि क्या आज की अदालती पेशियों का अहवाल मुस्तकबिल की सियासी स्कीम का पेश मंज़र है। इस मंज़र में हम मज़ीद क्या सफ़बंदियाँ देखेंगे, क्या कुछ मुमकिन है। इस हवाले से बिलावल भुट्टो ने तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट के फ़र्श की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही है। लेवल प्लेइंग फील्ड होगी सबके लिए। मियां साहब ने बातचीत की बात की थी, तो क्या खान साहब से भी बातचीत होगी या पीटीआई भी इसमें शामिल होगी? कल के जलसे को समझ लें कि इलेक्शन कैंपेन आपकी शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ के बयान को मजीद वजाहत की ज़रूरत नहीं। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शुएब शाहीन साहब तर्जुमान हैं, तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक के ऊपर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर ज़रा डिस्कशन करेंगे कि ये तमाम मामला जो है किस तरफ जा रहा है। 2 साबिक वज़राए आज़म, पिछले इलेक्शन में एक का पलड़ा भारी था, एक का पलड़ा कमज़ोर, अब उन दूसरे जो हैं उनका पलड़ा भारी है और पहले का पलड़ा कमज़ोर। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात होगी। वेलकम बैक। मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब, ये बताएं कि क्या आज की अदालती समाअतें मुस्तकबिल का पेश मंज़र हैं, क्या तस्वुर किया जाए, या आपको लगता है अभी भी कोई ट्विस्ट आ जाए? क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ट्विस्ट तो अक्सर आ जाते हैं, लेकिन अब जहाँ तक ट्रेंड चला गया जो हम देख रहे हैं अभी तक रिलीफ की सूरत में, तो क्या ये डिसाइड हो गया है, पेश मंज़र है अभी हमारा? देखिए, ट्विस्ट तो अब कोई नहीं आना। नई किस्त आ चुकी है और वो नई किस्त में जो 2018 में यकजान और यककल्ब हो के सब कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान साहब को मनसब तक पहुंचाया जाए वजारत उज़्मा के, अब वो कोशिशें मुस्लिम लीग नून के लिए हो रही हैं कम वोट में। और लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हिट आई है वो हमारे निज़ाम इंसाफ पे आई है, हमारी अदलिया पे आई है, हमारे जजेस पे आई है। और वो इसलिए आई है कि एक
हम लोग ज़रा हमारा जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, आपका मेरा जो इस प्रोग्राम में दीगर शुरका है, हमारी जो पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, चले वो थोड़ी ज़्यादा है कि हमें ये भी साथ पता होता है कि बैकग्राउंड के अंदर इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या गॉसिप्स हो रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी के अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको इन चीज़ों का तो इल्म नहीं होता। वो तो देखता है कि एक मुल्क की एक सबसे बड़ी अदालत है और उसके 5 या 6 जज बैठकर एक फैसला कर देते हैं, तो उसके नज़दीक तो उस फैसले की एक अहमियत है, उस फैसले की एक साख है। और फिर वही जज 4-5 साल अरसा गुजरने के बाद जब अपने किए हुए फैसलों के बिल्कुल बरअक्स दोबारा फैसले करके किसी एक फरीक को रिलीफ देना शुरू करते हैं, तो उस आम आदमी के जहन में उस निज़ाम इंसाफ की क्या साख रह जाए। मैं एक आज मैं, क्योंकि अब ये कुछ टैबूज हैं जो मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर में तोड़ूंगा। हाँ, आम आदमी हम कहते हैं, हमें बात ही आम आदमी की करनी चाहिए, जिसका पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान का मालिक है, जिसका इख्तियार होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आपने ये देखा होगा कि एक आम आदमी अगर उसकी अपनी मर्जी का फैसला आता है उसकी पसंदीदा लीडर का, तो वो उसको हक, कानून, आइन की बालादस्ती कहता है। लेकिन इसके बरक्स अगर उसके खिलाफ फैसला आता है तो वो कहता है ये जजेस भी बिक गए। मैं मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी वही जजेस को हीरो भी बनाया जाता है, जो सादिक और अमीन कहते हैं वो हीरो होते हैं, लेकिन अगर वही जजेस किसी और केस में कोई और फैसला दे दें तो उनको तनकीद। हाँ, तो हमें क्या उनका भी टेस्ट डेवलप करने की जरूरत नहीं है कि या हमें ये फैसला करना होगा कि हाँ ये जज है और ये उसूल पे खड़ा होता है, या हमने सिर्फ अपनी वाली बारी में ही कहना है, चाहे आम आदमी हो, चाहे खास आदमी हो, चाहे वो अशराफिया हो, कि सिर्फ जो मेरे साथ है वो ठीक है, जो मेरे खिलाफ है वो जज भी नहीं मानता मैं वो। आदिल भाई, इसी चीज को तो रूल ऑफ लॉ कहते हैं ना, कि अब बरतानिया का जो जस्टिस सिस्टम है वो ऐसे ही तो पूरी दुनिया के लिए एक एनवी नहीं है कि यार इसमें कोई बड़े छोटे की तमीज नहीं है, और उसको उन्होंने सैकड़ों सालों से उस तरह चला रहे। रूल ऑफ लॉ आपका एक दिन में नहीं बनता, लेकिन आप जो फैसले करते हैं, अब इस मुल्क में क्या रूल ऑफ लॉ है मुझे आप बताइए। अगर आप इसमें मेयार तो सिर्फ ये है कि अगर इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट आप उसकी गुड बुक्स में फाइन, तो आपके सारे गुनाह माफ, और अगर आप उनकी गुड बुक्स में नहीं है तो अगर आपने कोई गुनाह नहीं भी किया तो आपको मुजरिम बना के पूरे माशरे के सामने पेश कर दिया जाएगा। तो रूल ऑफ लॉ तो फिर ना हुआ। और जो बतौर वकील भी मैं समझता हूं कि ठीक है, मियां साहब के साथ जो कुछ हुआ उसके पस मंजर और मुहरकात और थे डॉन लीक्स हुआ, और उस डॉन लीक्स के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ, हम सब जानते हैं कि वो क्यों हुआ। लेकिन जो रिलीफ भी जिस तरीके से दिया जा रहा है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। आप मुझे बताइए कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक मुझे कैदी बताइए जिसको ये सहूलत हासिल हो कि वो अपना मुल्क से बाहर जाके इलाज करा सके। आम कैदी को तो जेल के अस्पताल के अंदर नहीं भेजा जाता। ठीक, फिर अच्छा, इसी तरह आज इत्तेफाक ऐसा है कि अभी पीएमएलएन की लीडरशिप भी नहीं है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए मैं एक और सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर मैं शुएब साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि अभी वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आए तो हम बात करें। लेकिन एक चीज और भी मैं जानना चाहता हूं, आप वकील भी हैं और आप सियासतदान भी हैं, मुझे ये बताएं कि वो जो उनके साथ हुआ अदालती निज़ाम के तहत, अब अगर उन्हें रिलीफ चाहिए अदालत से तो वो रिलीफ फिर किस तरह मिलेगा? ये क्योंकि अदालत तो उन्हें सजा दे चुकी है, अब अदालत उन्हें रिलीफ तो नहीं दे सकती। तो क्या ये आर्गुमेंट है हमारा कि अब चूंकि अदालत ने उन्हें सही गलत सजा दे दी है तो अब वो सजा अगले 20 साल तक 10 साल तक उन्हें भुगतनी चाहिए? योर टेक ऑन। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो उनकी अपील्स थी, जो उनको जिस तरीके से रिलीफ अभी मौजूदा दिया जा रहा है, कि द होल सिस्टम इज बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स, कि आप बिछे जा रहे हैं एक रास्ता क्रिएट करने के लिए। एक इंसाफ का जो एक सो कॉल्ड जो था वो भी आपने ख़त्म कर दिया। अब ये जो 401 के तहत पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया CRPC के तहत सज़ा सस्पेंड करने का, मैं अभी आने से पहले भी एक दो दोस्त जो क्रिमिनल लॉ में ज़्यादा महारत रखते हैं, मैंने उनको भी फ़ोन किया, उनसे भी पूछा, मैंने कहा यार मुझे कोई प्रेसिडेंट तो भेजो कि इससे पहले ये रिलीफ, इसकी कोई मिसाल मौजूद हो, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने जो फैसला किया है। वही अभी देख रहे हैं जी, कोई मिसाल हमें मिल तो नहीं रही, ढूंढ रहे। तो इस तरह आप जब एक भरम भी अपना खत्म कर दें, अगर फेवर भी किसी ने करना है तो कोई किसी ढंग से फेवर किया जाए, भोंडे तरीके से, इतने बेढंगे तरीके से ना करें कि सबको समझ आ जाए कि अब निज़ाम इंसाफ, मेरे नजर में निज़ाम इंसाफ के तो कपड़े उतर चुके हैं। तो अगर अदालतों ने उन्हें रिलीफ भी देना है अपनी गलती का तो किसी तरीके से दें, तो वो तरीका आपको लगता है कानून में मौजूद है? एक बंदे को तरीका क्या होना चाहिए? लाइफ टाइम इंसाफ का क्या पैमाना है? जो जजेस अपना ओथ उठाते हैं
उसके अंदर उन्होंने तो ये ओथ उठाया हुआ है कि वो बिला किसी तासुब के, बिला किसी प्रेशर के, वो इंसाफ के ऊपर मबनी फैसला करेंगे। आज उस निज़ाम के ऊपर तो आपके ख्याल में जो सजा उन्हें हो चुकी है अब उनको उसकी ताहयात नाअहली भुगत, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक प्रोसेस है कि जिसमें उनकी अपील सुनी जाए। वो पाकिस्तान आते, उन्हें कैसे रिलीफ मिल सकता है? पाकिस्तान आते, अगर वो पाकिस्तान आते सबसे पहले सरेंडर करते, ठीक, एक आम प्रिजनर की तरह, जो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया गया, वो वापस जेल जाते, फिर उनकी अपील सुनी जाती है और अपील के अंदर जो कानूनी नुकात थे उनकी ऊपर बहस होने के बाद फैसला हो जाता। पहले वो जेल जाते, जेल जो पाकिस्तान का कानून कहता है उस तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये जमानत ना होती, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और उन्हें जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है, और उनको जो है वो इश्तिहारी थे वो, ठीक है। आपने एयरपोर्ट के ऊपर बैठ के और उससे पहले जो सारा सिलसिला हुआ वो बज़ाहिर आप एक कंसेंटेंस आदमी मुझे ये बताइए, बाहर से आता है, जलसे से खिताब करता है और फिर उसके बाद तो ये मेक्स अ मॉकरी ऑफ द होल आप लोगों को अभी भी किसी मौजज़े की उम्मीद है या ग्राउंड रियलिटीज का अंदाजा हो गया? देखें, एक तो ग्राउंड रियलिटी आप जहन में रख लें, जिस तरह की ये निज़ाम, रियासत के हरकारे और एहलकार एक कायदे करप्शन को बचाने की कोशिश में तन मन धन कुर्बान कर रहे हैं, अवाम उनसे उसी तरह मजीद नफरत कर रही है। 25 करोड़ अवाम इनके हाथों से जलील और रुस्वा हो गई, माशी तबाही उनके मुकद्दर में है, इंसाफ उनको नहीं मिलता और एक शख्स को ये जो कुछ प्रोटोकॉल मिल रहा है, यानी एक मुजरिम, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, एक मुजरिम जब आएगा वो कहते हैं अदालत में सरेंडर नहीं करेगा, वो जाएगा इन कंप्लायंस ऑफ द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, वो जेल में जाएगा, फिर आपकी अपील इंटरटेनेबल होगी। ये एक मोहम्मद आसिफ हमारा मेंबर पंजाब बार काउंसिल है, ऑनरेबल वोटर मेंबर है, मेंबर इलेक्टेड मेंबर है इस्लामाबाद पंजाब बार काउंसिल का, उसके केस में जस्टिस तारिक मसूद साहब का ये 6 महीने पहले का फैसला है। उससे पहले 3 मेंबर बेंच का फैसला है, 2015 SCMR अदनान का केस है। वो ये कहते हैं कि आपका बेलेबल ऑफेंस भी है, आप उस वक्त तक अदालत में अपील फाइल नहीं कर सकते जब तक आप जेल नहीं चले जाते। यहाँ प्रोटेक्टिव बेल का कोई कंसेप्ट नहीं। और हाई कोर्ट ने क्या किया, कहा जी चूंकि नैब कह रही है इसलिए हम जमानत दे रहे हैं, प्रोटेक्टिव बेल दे रहे हैं। प्रोटेक्टिव बेल का कंसेप्ट ही नहीं है मुजरिम के लिए। अब आप आगे आ जाएं, पंजाब का ये केस ही नहीं है। पंजाब कैसे एक फेडरल का, नैब का एक मुजरिम है, उसको आज ही मैटर सब जुडिस है बिफोर द हाई कोर्ट, वो सजा सस्पेंड कर दी। अच्छा, उससे आगे वो जब जमानत लेकर गए थे और वो बॉन्ड देके गए थे 50 रुपए का, तो वो किस हुकूमत ने उनकी सजा मुअत्तल की थी? देखें, वो मुअत्तली जो थी वो हाई कोर्ट के आर्डर से गए थे, वहां भी हाई कोर्ट का आर्डर था और यहां भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानतें ली थी। एक केस में ऑलरेडी जमानत, आप कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट उनको जमानत दे तो पंजाब हुकूमत दे सकती है, खुद से नहीं दे सकती अपने किसी भी कानून के तहत? नहीं, पंजाब हुकूमत का रोल ही कोई नहीं है, पंजाब हुकूमत का काम ही नहीं है इस केस में। पंजाब हुकूमत का केस बनाया हुआ नहीं है यहाँ। तो इस केस में CRPC 401 में तो लिखा हुआ है ना कि दे सकते हैं। देखिए, पंजाब हुकूमत जिसने मुकदमा कराया होगा, जो उसमें कंप्लेनेंट होगी, पंजाब की हुकूमत तो या रियासत तो वहां के स्टेट का केस ही नहीं है। कल बलूचिस्तान का केस हो, KP की गवर्नमेंट उठा करके उसको जमानत दे दे, सस्पेंड कर दे सजा को, कैसे मुमकिन है? और आज तक पाकिस्तान, लेकिन CRPC 401 में तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जिक्र है ना, तो वो फिर कोटला जेल में थे तो जो प्रोविंशियल, आदिल साहब, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहां करेगी जहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट का केस होगा। केस है आपका फेडरल का, केस है आपका फर्ज करो KP का या बलूचिस्तान का, सिंध हुकूमत या पंजाब हुकूमत बैठ के कैसे फैसला कर देगी? और तीसरी बात मुझे बताएं, आज भी जो बड़े मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने, बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, ये पार्ट हट केस है अपील चीफ जस्टिस और जस्टिस मोहसिन अख्तर की। उन्होंने जस्टिस मियां गुल साहब को उसको अपने साथ बिठा लिया। वो किस कैपेसिटी में, अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ? इस पे तो आपको याद होगा चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसमें फैसले किए हुए हैं कि जब बेंच एक दफा कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, चेंज नहीं हो सकता। फिर को एक्यूज का जिसने केस सुना हो वही बेंच सुना करता है। मरियम नवाज सफदर का केस किसने सुना? वो चीफ जस्टिस और मोहसिन अख्तर कियानी ने। उन्होंने बेंच कैसे तब्दील कर लिया? फिर आज जज साहबान ये पूछते हैं, चूंकि नैब से पूछा आप, ये शुएब साहब मेरे साथ जरा आमिर मीर साहब मौजूद हैं, वजीर
मैं कोशिश कर रहा हूँ जरा आमिर मीर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूँ, निगरान वजीर इत्तलात हैं, और अभी मुस्तफ़ा साहब भी कह रहे थे कि अनप्रेसिडेंटेड है, मुझे भी अभी तक इसकी कोई नज़ीर नहीं मिली कि इस तरह कोई सूबाई हुकूमत ने फेवर किया हो, और आप भी कह रहे हैं कि वो चूँकि पंजाब के केस नहीं है, हालांकि वो कोर्ट लखपत में थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी आमिर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा, अभी मेरे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब मौजूद हैं, वो कहते हैं इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती और इख्तियार नहीं था सूबाई हुकूमत का मियाँ साहब को ये रिलीफ देने का जो आप लोगों ने दिया है। योर टेक ऑन। देखें, अगर निगरान हुकूमत को इख्तियार हासिल नहीं था तो फिर वो कोर्ट जो है वो नहीं तस्लीम करेगी, अगर इख्तियार हासिल है तो कोर्ट तस्लीम कर लेगी। सब मगर वो कहते हैं कि सूबाई हुकूमत का केस ही नहीं था, ये तो वफाकी हुकूमत का था, तो ये सूबाई हुकूमत उसमें रिलीफ कैसे दे सकती है? देखते हैं, ये इस पर भी मेरा वही जवाब है, अगर सूबाई हुकूमत का इख्तियार नहीं था तो फिर ये फैसला रिवर्स कर देगी कोई ना कोई अदालत। तो आपका भी रिलायंस ये है कि अगर जो आपने रिलीफ दिया है तो अगर कोर्ट ने उसको उड़ाना होगा तो उड़ा देंगे, नहीं उड़ाना होगा तो कंटिन्यू रहेगा, फिर आपकी बात एंडोर्स हो जाएगी। देखें, ये जो अक्टूबर 2019 को यही रिलीफ CRPC के तहत दिया था इमरान खान की वफाकी हुकूमत के कहने पे, तो तब भी तो कोर्ट ने ही आखिरी फैसला किया था ना, हमने भी तो कोर्ट को रेफर कर दिया। ये जो आपको ये बातें बता रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उनको कहें कि इस चीज को पहले समझें कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो सर वो ये कहते हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर था इसलिए रिलीफ पंजाब हुकूमत ने दिया, वरना खुद से नहीं दे सकते। कह रहा है ये कोई आईनी एक्सपर्ट कह रहा है। अगर वो हाँ, शुएब शाहीन साहब भी वकील हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं इसकी कोई प्रेसिडेंट नहीं है, माजी में पता कर रहे हैं कि माजी में कोई ऐसा रिलीफ 401 से मिला हो। मुस्तफ़ा साहब क्विकली जरा, वो कहते हैं कि जी होगा तो कोर्ट उड़ा देगी। दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि वही मेरी वाली बात करें जो मैं सवाल आपसे उठा रहा था, वो कह रहे हैं पहले, मैंने जो शुएब साहब से भी बात की कि पहले कैसे दिया, तो वो कहते हैं ठीक है कोर्ट कर देगी, वो देख लेगी। क्या देखिए, पहले भी जो अभी शुएब साहब ने भी इसका जिक्र किया, आपने भी एक्चुअली सवाल पूछा था कि मियाँ साहब का बाहर जाना वो भी तो कोर्ट के फैसले के तहत ही हुआ था, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड था। अनप्रेसिडेंटेड था कि इस तरह के एक कन्विक्टेड प्रिजनर को इस तरह का एक रिलीफ मिले, और उसके जो मुहरकात थे उससे भी आप और मैं वाकिफ हैं। देखें, हम केसेस के मेरिट्स, डीमेरिट्स, लीगैलिटी, इलीगैलिटी, लॉफुलनेस, अनलॉफुलनेस, ये सारी चीज़ के ऊपर हम गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे नज़दीक बेमानी हो चुकी हैं ये बातें, इसलिए कि असल जो इस मुल्क के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर है, जो पैराडाइम है, उसके आप फेवरेट हो जाएंगे तो आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, आपको रिलीफ मिल जाएगा। आमिर साहब वो ये कह रहे हैं, ये लॉ एक्सपर्ट्स हैं, ये कहते हैं कि जी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया था इसलिए पंजाब गवर्नमेंट को देना पड़ा था, वरना पंजाब हुकूमत इटसेल्फ नहीं दे सकती क्योंकि सूबे का तो वो केस ही नहीं है कि वो उसके अंदर रिलीफ दे सके। जी, योर टेक ऑन। अगर कोई समझता है कि ये काम गलत हुआ है तो उसका फैसला हो जाएगा, जिन्होंने फैसला करना है वो बता देंगे कि ये सही है या गलत है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि टॉक शो में बैठकर ये बात करने की बजाय वो जाएं किसी रेलिवेंट फोरम पे, वहां पे जाके अपनी पिटीशन डाल दें। ओके अच्छा आमिर साहब ये बताइएगा, वो जो पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने वो सलूट किया था मियाँ साहब को, इसके ऊपर क्या राय है पंजाब हुकूमत की? ठीक किया था, दुरुस्त किया था, गलत किया था? देखिए, वहां पर दो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स मौजूद थे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल जो है उसका तकाजा होता है कि जहां फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पहुंचे और फिर उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हो, वहां पे CCPO और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो जाते हैं। ये एक SOP है जिसके तहत वो भी वहां पर गए थे। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे वो अंदर से अपने लोगों को भेजते थे, बाहर जाके मारो, पथराव करो, बॉटल बम जो थे वो मारो, को तब भी हम प्रोटोकॉल देते रहे। 250 सिक्योरिटी के लोग उनके साथ होते थे। तो ये तो हर जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क में रहा है, उसको इक़्तिदार से जाने के बाद ये सिक्योरिटी और जो प्रोटोकॉल है वो मिलता है। अच्छा, ये मुस्तफ़ा साहब का ये ख्याल है कि चूंकि अब मियाँ साहब की आमद पर ये एक वेव चल पड़ी है कि उन्होंने अगला वज़ीर आज़म बनना है, तो इसलिए जो है वो निज़ाम उनके लिए हरकत में आ गया है, तो क्या पंजाब हुकूमत भी? मुस्तफ़ा भाई जो है वो सियासी आदमी है, हम गैर सियासी लोग हैं,
तो मैं सियासी जो उनके कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस तो नहीं कर सकता। ये तो किसी वैसे वो आजकल किसी भी जमात के साथ नहीं है, वो भी थोड़े से गैर सियासी हुए हैं। ऐसा ही है, हम चाहते हैं कि ये भी किसी सियासी जमात का हिस्सा बन जाए। तो आप किस जमात का इनको हिस्सा बनवाना चाहते हैं? मैं चाहूंगा कि ये जो अपनी पार्टी बना रहे हैं वो जल्द अज जल्द बना लें। अच्छा, वो लॉन्च कर दें। साथी हैं वो बिखर जाएंगे। तो इनकी पार्टी का हेड कौन होना चाहिए? इनकी पार्टी का हेड इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। गैर सियासी है ना, मुस्तफा साहब से ना। जी शुएब साहब, जो होते हैं वो शायद इतने खतरनाक ना हों जितने ये हैं। मुझे ये बताएं कि एक मुजरिम के लिए तो इतने प्रोटोकॉल आपको याद आ जाते हैं, तो जबकि पीटीआई का जलसा विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कौन सा बोल रहे हैं? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा ना शहज़ेब। जी आमिर साहब, ये शुएब शाहीन साहब तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उनका ठीक है, नहीं है, जी ठीक है। मैं ये जरा जलसे पे एक एतराज, शुएब साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा आमिर साहब से सवाल कर लूं, क्योंकि वो कह रहे हैं मैंने इंटरेक्शन नहीं करना, बिकॉज मैं वो सवाल मेरे जवाब देना चाहते हैं। मुझे बताएं, वैसे वो जलसे पे कह रहे हैं हमारे जलसे के लिए ट्रीटमेंट डिफरेंट था और गिरफ्तारियां होती हैं, और इनका जलसा जो है पूरा स्टेट मशीनरी के साथ होता है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अपने किस जलसे की बात कर रहे हैं? इनका तो कोई जलसा नहीं हुआ। एक जलसे के लिए एक ये जो लाहौर काना में जो हुआ परसों, जी परसों जो जलसा हुआ है लाहौर में काना में, नहीं वो जलसा, उसे तो जलसा नहीं ना कहते। वो तो एक मतलब कुछ लोगों का कट हुआ, जो कि डीसी ने, मैंने डॉन में पढ़ा कि उन्होंने परमिशन नहीं ली थी, और जो इन्होंने 9 मई को की, उसके बाद जो है इनको बड़ी सोच समझ के डिप्टी कमिश्नर परमिशन देगा। ये डीसी लेवल का फैसला, इसमें हुकूमत पंजाब तो नहीं ना आती। वो जिस लेवल का जलसा था उसको डीसी ने डील करना था ना जी। अच्छा, तो पंजाब हुकूमत अब इस बात का ख्याल रखेगी कि 9 मई की वजह से जो पीटीआई है उसको जलसे की इजाजत देते हुए देखा जाए कि कोई तोड़ फोड़ या मजीद नहीं, हर सियासी जमात को जो मौजूदा हालात हैं उनमें जो कुछ हो चुका है इस मुल्क में, वो देखना पड़ता है कि कौन लोग हैं और वो क्या करना चाह रहे हैं। उस रोज भी इन्होंने जो इकट्ठ किया था और फिर जिस तरह हमले हुए वो आपके सामने है। पाकिस्तान में एक नई तारीख लिखी गई थी और सब जानते हैं कि ये बताएं कि क्या पीटीआई बैन हो चुकी है? थैंक यू सो मच आमिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। वो जी शुएब शाहीन साहब, आपको बात है, वो गालिबन इंटरेक्शन नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए जो है वो मुझे समझ आ गई। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब का वो जो हाईजैकिंग का केस था, उसने कहा इंडिया ले जाओ इनको, हमें कोई परवाह नहीं है। वो जो रियासत का सबसे बड़ा सुतून है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस पर हमला करने वालों को इजाजत है। और पूरे पीटीआई को लेकिन एक बात बताएं, ये तमाम हालात देख के भी आपको अंदाजा नहीं हुआ कि इस मुल्क में केसेस बनते किस तरह हैं, चलते किस तरह क्लियर होते हैं और किस तरह बनते हैं? आप अभी भी कन्विंस हैं कि वो ज़ाहिर, अगर जब आप ये कहते हैं कि वो तैयारा वहां भेज रहे थे तो इसका मतलब गद्दारी की है उन्होंने, आप समझते हैं कि वो मियां साहब गद्दार है? मैं कहूं या ना कहूं, मुझे बताएं। नहीं सर, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं ना। के मुताबिक मेरे से ना कहलवाएं, जुर्म था कि नहीं था? आपसे क्यों कहलवाऊंगा, मैं तो आपकी राय ले रहा हूं। तो वो जुर्म था ना, एक जुर्म था। आप तो उस जुर्म के मुताबिक आप प्रोसीड करें। आप समझते हैं कि मियां साहब हमला जुर्म था कि नहीं था? सर मेरी गुजारिश तो सुन लें। गद्दार होना ना होने का मैं नहीं कहूंगा, केसेस तो आज आपके ऊपर भी है ना हुजूर, निजाम इंसाफ कहेगा। लेकिन मुझे एक बात बता दें, क्या हमारे मुल्क में हमने निजाम इंसाफ को दुरुस्त नहीं करना? क्या हमारे जजेस ने अपने आप पे ये दाग जरूर लगवाना है कि आप भी किसी से डिक्टेशन लेके फैसले करते हैं? क्या हमारे मुल्क में हमने कोई चीजों को दुरुस्त करने की तरफ नहीं तो जाना? सर ये जब 4 साल आपकी हुकूमत थी उसमें आपने कोई क्या बड़ी रिफॉर्म्स की हैं? एक माफिया के सामने उन्होंने नंगा नाचना है। मैं आपसे एग्री करता हूं, हमने माजी में नहीं देखा इतना ओपन। मैं आपसे एग्री करता हूं, पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमारे जजेस दबाव का शिकार रहे, लेकिन आप अपने 4 सालों में कोई ऐसी रिफॉर्म्स मुझे बता सकते हैं जो की हो, जुडिशल रिफॉर्म्स या पुलिस रिफॉर्म्स या और ऐसी बड़ी रिफॉर्म्स आपने की हो जिसकी वजह से आप कह सकें हाँ देखें हम ये कानून साजी कर गए थे, आज उस पर अमल दरामद नहीं हो? कौन सी रिफॉर्म्स की हैं जिसकी वजह से आप? पहली बात तो ये है, ये
अब रिफॉर्म्स की बात आप कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप 4 साल आपके पास थे ना, आप रेफरेंसेस जजेस के खिलाफ भेजने के अलावा कोई रिफॉर्म्स किए आपने? सुन लें, बात ये है कि आइन के तहत एक जज ओथ लेता है, उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। वो ये कहता है कि मैं अपने किसी बंदे के खिलाफ मुझे मुकदमा सुनना पड़ा तो भी मैं करूंगा, आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। उसके लिए क्या रिफॉर्म की जरूरत है? रिफॉर्म करनी है सिलेक्शन ऑफ जजेस के टाइम। वो किसने करनी है? वो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। वो उसमें मेरा आपका किसी का अमल दखल नहीं है, वो हुकूमत का नहीं है। दूसरी बात, मुझे ये बताएं कि तो अगर वो निजाम अच्छा नहीं चल रहा तो उसमें आपने कोई किरदार भी अदा करना है ना सर। अगर आप समझते हैं कि वो हायरिंग का तरीका हमने तो देखें हमारे खिलाफ नैब आज भी जो कुछ कर रही है सर, लेकिन मुझे ये बताएं, मैं नैब पे आता हूं, जरा मुझे बताएं, आप चाहते हैं कि ये कोई सियासी हुकूमत करे ये फैसला, जजेस की अपॉइंटमेंट वाले जो मसले मसाइल हैं इसको पूरा इख्तियार उनके पास? हम कहते हैं इसमें इम्प्रूवमेंट लाएं, सियासी हुकूमत को भी शामिल करें, पार्लियामेंट को भी शामिल करें, उसके लिए तशहीर करें, लोगों का कैरेक्टर देखें। सर, जब कोई हुकूमत ऐसी एफर्ट करती है, आप कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। असल इशू तो यही है ना, आपकी जजेस अपॉइंटमेंट ही का तरीका कार है कि जिसकी वजह से आज ये दिन देखने पड़ते हैं। आदिल साहब, बात यह है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले कि उसके लिए गुंजाइश मौजूद है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले होगी। आपने अपने दौर में की, आप आगे चीजों को लेकर चलें। आपने अपने दौर में की। मैं एक बात बता दूं, अगर सुन लेना, आप तनकीद की तरफ ना आए। बदकिस्मत कौम है हमारी, रियासत हमारी। आज एक रियासत के मुजरिम को बचाने के लिए सारे नंगे नाच रहे हैं। क्या ये निजाम इंसाफ है? आपके मीडिया ने क्या किया है पिछले 3 दिन से? आपके मीडिया को पिछले 16 महीने में 10 अरब मिल गए, तो वो इस तरह यहां से जहाज उड़ पड़ा, यहां से जहाज पहुंच गया। ओके सर, यहाँ आपका पॉइंट आ गया सर। वहां वो पहुंच और सर 11 साल आपके लीडर को मीडिया ने दिन रात दिखाया है। अब आपका जोर मीडिया पे चलेगा, मीडिया में अच्छाइयां बुराइयां होंगी, आप अपनी गवर्नेंस का जवाब देना सर, अपनी पार्टी के 4 साल का जवाब दें। इनका तो हम हिसाब किताब कर ही लेंगे, इनसे तो रोज लगा रहता है। क्या बात कर रहे हैं? 11 साल दिन रात बॉल टू बॉल कमेंट्री आपके लीडर के लिए भी की है मीडिया ने। हम वाकिफ हैं इन चीजों के। आप हमें मीडिया नहीं बता सकते कि मीडिया क्या कर रहा था, मीडिया को कौन क्या कह रहा था, कैसे कह रहा था, कैसे ये सब निजाम चल रहा था। वी नो एग्जैक्टली। आपके लीडर के लिए भी ये सारा काम हुआ है, सिर्फ एक के लिए नहीं हुआ। मैं आता हूं आपके पास सर। अब आप सर नुक्ता, आज की बात कल के बगैर नहीं हो सकती। आपसे शुरू करूंगा। आज की बात कल के बगैर नहीं हो सकती। शुएब साहब, आप आज मिले हैं मौलाना साहब से, आपकी मुलाकात भी हुई, आप ज़ाहिर ताज़ी। मैं आता हूं शुएब साहब, अभी फिर जरा बड़ी दिलचस्प गपशप होगी। आज की बात माजी के बगैर नहीं हो सकती। माजी ठीक करेंगे तो मुस्तकबिल ठीक होगा, वरना कभी कुछ नहीं ठीक होना हमारा। आप मिले मौलाना साहब से? नहीं होता। माजी की गलतियों को आप ठीक करेंगे तो ठीक होगा ना सर। ये नहीं हो सकता आप एक को गद्दार कहें, आप पे गद्दारी का फतवा लगे तो आप कहें ये गलत है। सब फिर यहाँ लगते हैं इसी तरीके से फतवे। गद्दारी के फतवे तो मैं नहीं लगाता, मैं तो ये कहता हूँ मुजरिम जो होता है, मगर मैं साथ देता हूँ हर उस बंदे का जो लगाता है। पूरी रियासत, लेकिन जो एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसका नाम ले सकते हो ना, मैं आता हूँ चला सकते हो। आपका पॉइंट आ गया। जरा मुस्तफा साहब खामोशी से, और पूरी रियासत ये गैर सियासी हुए हैं आजकल। मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। अच्छा, मुझे आपके मुल्क का सर, शुएब साहब, सर आपका नुक्ता आ गया। मुझे ये बताएं, आप मिले हैं आज, ज़ाहिर आपने अफसोस भी किया होगा उनसे, लेकिन एट द सेम टाइम ज़ाहिर पॉलिटिकल डिस्कशन भी हुई हो। क्या वो इस हक में हैं कि तमाम जमातों के साथ, तमाम जमातों को मिल बैठना चाहिए? जैसे मियाँ साहब भी जनरली ये बात कर रहे हैं कि सब बैठे हैं, ठीक है। क्या पीटीआई को भी मौलाना साहब एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ जो शुएब साहब से भी मैं सवाल कर रहा था, वो कन्विंस हैं कि मियाँ साहब ने उस दौर में तैयारा उधर इंडिया भेज दिया था और वो कानून के केसेस उन पे सारे ठीक हैं, लेकिन जब अपने पर केसेस बनते हैं तो वो कहते हैं ये सारे गलत हैं। अब मैं कानूनी नहीं, अब मैं सियासी बात कर रहा हूँ। इस माहौल में, इस इल्ज़ाम के साथ, इस अंदाज के साथ आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ सकते, क्योंकि तमाम सियासी जमातें इस मुल्क में इस चीज़ के ऊपर कायल हो चुकी हैं। ज़हनी तौर पे उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि अगर हुकूमत हासिल करनी है तो उसका तरीका क्या है। बैसाखियाँ लो, एक 60 से 70 या 50 इलेक्टेबल्स का ग्रुप आपके साथ आ जाएगा, सीटी बजेगी
और फिर आप इलेक्शन जीत जाएंगे। ये हमारी सियासी जमातों ने सीख लिया ना। अपने उनके देखिए, हम बात तो करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की, हम बात करते हैं जुडिशरी की, उनके अंदर बहुत बड़े फ्लॉज हैं, लेकिन साथ ही साथ हम थोड़ा सा अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि हम सियासतदानों के, पॉलिटिकल पार्टीज के भी क्या फ्लॉज हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, पीटीआई वन मैन शो, बाकी सियासी जमातों के अंदर 2-3 लोग हैं, खानदान के लोग फैसला करते हैं, वही सबको मानना पड़ता है। शाह महमूद कुरैशी साहब को अपने ऊपर फर्दे जुर्म आयद करानी पड़ी ये साबित करने के लिए कि मैं खान साहब से मुखलिस हूं, वरना तो शक किया जाता था ना, वरना कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है पार्टी में। अच्छा, फिर आप कई चीजें देख लेना। आपने बात की रिफॉर्म्स की, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो जमहूरियत की सबसे पहली सीढ़ी है, जहां से नए लोग आते हैं, नर्सरी है, स्टूडेंट्स यूनियन है, हम सियासतदान वो नहीं करने देते, नहीं बनने देते, ना वो इलेक्शंस होने देते। अगर इलेक्शन हो तो उन इलेक्शंस में हम उनको एम्पावर ही नहीं करते। तो ये सुप्रीम कोर्ट को हुक्म देना पड़ता है। नहीं है, पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं है और मुल्क में हमें डेमोक्रेसी चाहिए। जी हाँ, एक तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। दूसरा, मौलाना साहब क्या चाहते हैं, आपकी क्या गपशप? देखिए, जो आज मोहम्मद अली दुरानी साहब भी उनसे मिले हैं, आप भी जो जमातें हुकूमत में रही हैं, 16 महीने जिन्होंने हुकूमत में गुजारे, मैं तो खैर ताज़ियत के लिए उनके पास गया था, उनके ऊपर एक 16 महीने की गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा बोझ भी है। और फिर जो फैसला साजी की गई है, जिस तरह इलेक्शंस को डिले किया गया, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, वफाक में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर मरदमशुमारी को नोटिफाई करके, ये जानते बूझते हुए कि इसके नतीजे में इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, तो सारी सियासी जमातें इस एक खौफ का मैं लफ्ज इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, सख्त लफ्ज है, फिक्रमंद, लेकिन फिक्रमंद जरूर है कि यार कि इस 16 महीने और इलेक्शंस के दरमियान थोड़ा और वक्त गुजर जाए ताकि हम आवाम का सामना करने के लिए। क्योंकि मियां साहब ने सारी तनकीद की पीटीआई पे, लेकिन 16 महीने की कारकर्दगी, लेकिन अब वो कहते हैं कि जी अब स्टेज के ऊपर जितने लोग बैठे हुए थे, मुझे उनमें बताएं कि मियां साहब अगर वजीर आजम बनते हैं तो जो शहबाज साहब की जो कैबिनेट थी, जो लोग उनकी काबीना में मौजूद थे, वही लोग मियां साहब के साथ होंगे। इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ख्वाजा आसिफ साहब फॉरेन मिनिस्टर होंगे या डिफेंस मिनिस्टर होंगे, तारड़ साहब कानून के वजीर होंगे, और इसके अलावा टीम में नया मेंबर कौन है? कोई नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं होगी ना साथ में। भले ना हो, लेकिन आपने मुल्क के लिए अगर कुछ करना है तो आपके पास टीम कहाँ है? अगर आपके पास वाकई को प्रोग्राम है तो आपने 16 महीने में अपने भाई को क्यों नहीं बताया? आपने उनको बिना बताकर उनके साथ भी ज्यादती की, मुल्क के साथ भी ज्यादती की। अगर आपके पास कोई फॉर्मूला ऐसा है, किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं है। कहा ना बचाया है आदिल भाई, लोगों से सच बोलना चाहिए, और सच इस वक्त ये है कि पाकिस्तान स्टैंड्स एट द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट। हमारी माशी पोजीशन बहुत खराब है, सियासी तौर पे हम पोलराइज्ड हैं, और अगर इस मुकाम से भी हम मुल्क को ठीक करना चाहें तो कम अज कम 5 से 10 साल का हमें पीरियड चाहिए। ओवरनाइट कोई चीजें ठीक नहीं होंगी। लोगों के साथ झूठ बोलना भी बंद करें, एक बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी, और इस दफा कॉस्ट जो है वो अशराफिया से शुरू होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप हर चीज के अंदर सारा का सारा बोझ अवाम के ऊपर डालें, सारी की सारी कॉस्ट वो पे करें, उनके बिजली के बिल महंगे हों, वो बच्चों की फीसें ना दे सकें। मुस्तफा भाई, आप तो बात पढ़े भी हैं, मगरिब में भी अब ये बहस हो रही है जहां आम आदमी को शहरी हुकूक मुकम्मल हासिल हैं कि अपनी अशराफिया को वो कह रहे हैं कि अब एलीट को हमें पकड़ने की जरूरत है, अवाम पे मजीद बर्डन डालने की जरूरत है। तो हम तो पहले ही पिसे खत्म हुए हुए लोग हैं, और हमारी अवाम के पास तो कमर में कोई जान ही नहीं है। अभी मैं कुछ दिनों पहले आदिल भाई देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में किसी ने मुझे भेजा, मैं उसको पढ़ के बड़ा हैरान हुआ, खुश भी हुआ कि यार एक आम जो टैक्स पेयर है उसके पास रसीद जाती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि जी आपने इतने पैसे दिए, इन इतने पैसों में से आपका पैसा, आपका दिया हुआ टैक्स वो हुकूमत ने यहां इस्तेमाल किया, सेहत में इस्तेमाल किया, तालीम में किया, ये आपका पोर्शन बनता है, ये आपकी रसीद है। इस मुल्क में अवाम से हम करना क्या चाह रहे हैं? मियां साहब हो या खान साहब हो, जो बड़े लीडर हैं, जाहिर है दोनों पाकिस्तान के, दोनों के पास प्लान नहीं है, कोई प्लान उनके पास सिवाय एक बात के कि विक्टिम कार्ड है कि मेरे साथ ज्यादती हुई, which is fine, हुई होगी, आई एम श्योर हुई है चीजें पाकिस्तान की, लेकिन अवाम को अब जो चाहिए वो तो कहीं नहीं है। मतलब शैडो कैबिनेट कोई नहीं है, कोई बजट नहीं है शैडो। आदिल भाई, यही हमारी सियासत का सबसे बड़ा तजाद है। इसको फिक्स करने की जरूरत है कि आप लोगों को 5 साल हुकूमत पूरी करने दें, आप उनको वक्त से पहले ना निकालें। ये फैसला कि किसने हुकूमत में नहीं रहना, ये अवाम के पास रहने दें। तो अगर आप ये करेंगे तो फिर लोगों की परफॉर्मेंस के ऊपर बात होगी। आज इमरान खान साहब से कोई सवाल नहीं पूछ रहा कि जी आपने 1 करोड़ नौकरी की बात की थी, 50 लाख घरों की बात की थी, रिफॉर्म्स की बात की थी, इसके ऊपर कोई नहीं। विक्टिम कार्ड, 200 अरब 3 महीने के अंदर कर्जे उतारना, ये करना, कोई उसके ऊपर बात नहीं है। विक्टिम कार्ड सबसे बड़ा नैरेटिव है। अब मियां साहब, क्या ये नेशन में एक्सेप्टेबल है इसलिए विक्टिम कार्ड चल जाता है? नहीं, विक्टिम कार्ड को लोग अप्रिशिएट इसलिए करते हैं कि आपके साथ अगर ज्यादती हो
तो हमारी एक ये हैसियत कौम हम फिर खड़े हो जाते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं। मियां साहब के साथ खड़े हुए, शहीद बीबी के साथ खड़े हुए। पता है ना कि इस फील्ड में ज्यादा पोटेंशियल है अगर आप विक्टिम कार्ड के लिए बजाय इसके कि आप परफॉर्मेंस दिखाएं और परफॉर्मेंस और साइफर भी इसमें उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया कि जो एक चीज घड़ी गई, मेरे ख्याल में जो घड़ी गई, उसने भी एक बहुत अहम किरदार किया, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट क्रिएट करके वो सिंपैथी हासिल करने की कोशिश, क्योंकि रिलीजन बिकता है, फॉरेन पॉलिसी, एंटी अमेरिका स्लोगन, क्योंकि आपके पास दिखाने के लिए तो कुछ था नहीं, नेशनलिज्म बिकता है, तो अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी। एक ब्रेक के बाद इसमें मजीद बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रीफ कमेंट कीजिएगा बिकॉज ब्रेक से पहले भी हम यही बात कर रहे हैं। आप मुझे बता दें कि क्या आपको लगता है कि वो चाहते हैं कि पीटीआई से भी बात हो, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब से भी सवाल हुआ तो उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड यही है, नीचे उंगली का इशारा करके बता दिया। इन जनरल वो डिस्कशन हो रही है कि सब बैठे हैं, लेकिन क्या उसमें पीटीआई इंक्लूसिव है? देखिए, अगर हमने मुल्क को क्राइसिस से निकालना है तो बहुत बड़ी एक सियासी कुव्वत है, उसको आप साइड पे तो नहीं कर सकते, उसको शामिल गुफ्तगू करना जरूरी है। मौलाना साहब से क्या फील? लेकिन मौलाना साहब तो खुद ही बेहतर बता सकते हैं इसके बारे में, मेरा तो कुछ कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो कह चुके हैं कि मैं इस चीज़ का हामी नहीं हूं कि मेरा मुखालिफ भी उसके हाथ पांव बांध के उसको फेंक दिया जाए और मैं मैदान में। शोएब साहब, अब ये बताइएगा कि अगर ये जमातें, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी का भी हम स्टांस देख रहे हैं काफ़ी मुख्तलिफ हो गया है, वो भी PMLN पे लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं सब, और वो बड़े खुद एतमादी के साथ कह भी रहे हैं कि ये देखें फर्श की तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड ये। सो ये बातें अपनी जगह, लेकिन अगर जो दीगर जमातें हैं PMLN से हटकर वो PTI के साथ कोई डायलॉग ऑल इंक्लूसिव कोई डिस्कशन करती हैं और आगे बढ़ने का प्लान बनाती हैं, तो आप पीपल्स पार्टी के साथ दीगर जमातों के साथ बैठेंगे? देखिए, हमने तो पहले दिन से कह दिया था, हम तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग ऑल द पोलिटिकल पार्टीज, देखें आपकी रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती मजीद इन चीज़ों को बर्दाश्त करने की। सियासी अदम इस्तेकाम ने ऑलरेडी मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या अब वक्त से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा करके इस अंदाज से जो भी हुकूमत आएगी क्या वो चल पाएगी? नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बता दें, क्या इस वक्त रियासत मुतहम्मिल हो सकती है मजीद सियासी अदम इस्तेकाम को बढ़ोतरा देने की? क्या आप इस अंदाज और इस तर्ज हुकूमत से जितनी पब्लिक तबाही और माशी तबाही हो चुकी है, क्या इसमें मजीद कितनी एक बढ़ोतरी आप कर लेंगे? क्या आपके पास इन हालात में और इस अंदाजे तर्ज हुक्मरानी से क्या आपका कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाएगा? क्या ओवरसीज आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा? क्या आप ये तरीका वारदात अडॉप्ट करके मकबूलियत को कबूलियत की शर्त बनाकर अवाम को अपने फैसलों से हटा करके नहीं हम आपके फैसले नहीं मानते, तो आप कैसे आगे चलेंगे? क्या हमने रियासत को चलाना भी है कि नहीं चलाना? हम तो कहते हैं आप इन तमाम जमातों के साथ बैठने को तैयार हैं इलेक्शन के मामले करने दें, इलेक्शन के मामले पे? हम तो यही कहते हैं, सही है, 1 पॉइंट एजेंडा है कि अब तो पिक्चर बहुत क्लियर हो गई है, अब तो बहुत पिक्चर क्लियर हो गई है। अब आप कहते भी हैं कि सारा पलड़े में वजन चला गया है PMLN के, तो अब फिर आपके पास क्या स्पेस बची है, विंडो बची है? यानी पॉलिटिकली अब आप कितना गेन कर सकेंगे अगर इलेक्शन हो भी जाए? आदिल, हमारा वोटर सपोर्टर हमारे साथ आज भी खड़ा है, हमें उससे किसी से कोई गरज नहीं है। हमें ये जो हरकतें कर रहे हैं ना PMLN, मैं आज आपको दावे से कह रहा हूं, ये मजीद नफरतें अपने खिलाफ फैला रहे हैं। मजीद एक आम आदमी मजीद नफरत पैदा कर रहा है, मजीद वो ये कह रहा है कि ये कैसा तर्ज अमल है और कैसी तर्ज इनकी हुक्मरानी है कि आपको पूरा निजाम नंगा होके इनकी फेवर में खड़ा हो गया है। तो इससे आम, मैं रीजनेबल लोगों की बात करता हूं, जो आम पढ़े लिखा तबका है, जो इनका हमदर्द भी किसी जमाने में होता था, आज वो भी तनकीद कर रहा है। इस सारी हरकतों से इन्होंने अपने आप को खराब किया है। अगर PMLN का सपोर्टर था सर, लेकिन शोएब साहब, एक मसला ये है ना कि जब आप उन पे तनकीद करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो 17 में अदालतों ने हमारे साथ किया, जो एस्टैब्लिशमेंट ने हमारे साथ किया, जो इदारों ने हमारे साथ किया, वो कहते हैं ये आज भी उस लेवल पे तो नहीं पहुंचे हैं। वो कहते हैं आज हमें तो उस तरह का रिलीफ नहीं है जो प्लानिंग करके बाकायदा आपकी जमात को लाया गया था। सो वो भी कहते हैं कि ये भी अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। सो अब आप कैसे उस दाग को कैसे धोएंगे? बिकॉज वो तो 18 में 17 में आप लोगों के ऊपर भी है ना, उसका तो हल एक ही था कि जमातें बैठती, डायलॉग करती, अपनी अपनी गलतियों को तस्लीम करते और आगे बढ़ते।
अगर कल इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने भी उनसे बात की तो उन्होंने कहा वो सादिक और अमीन वाले जो जज साहब हैं, उनका क्या नाम है, उनको जलील अब्बास जिलानी साहब ने कान में इस तरह से बताया, साकिब निसार साहब। तो हाँ, तो क्या साकिब निसार के दौर में जो है वो ये लेवल प्लेइंग यानी ठीक हो रहा था जो कुछ भी हो रहा था। सो एक आदिल साहब मुझे ये बताएं, आदिल भाई इंटरेस्टेड नहीं, मुझे आदिल साहब एक बात, शोएब भाई से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। जी शोएब साहब कंप्लीट कर ले फिर मैं। जी शोएब साहब। आदिल साहब, पहली बात तो यह है कि मुझे बता दें कि कितना 15 दफा 20 दफा जमानतें हुई और इनके बंदों को दूसरी इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने उठा लिया और उनको ना बहाल किया हो, नंबर 1। नंबर 2, इनके कितने जलसे थे जिनको उठा लिया गया हो या इनकी कार्नर मीटिंग भी ना कर दी गई हो, जो आज हमारे साथ हो रहा है। तीसरी बात, इनके कितने सदाकत अब्बासी, कितने शेख रशीद, कितने फरूख हबीब, कितने उस्मान डार उठा करके। अच्छा सर, एक मसला इसमें, एक मसला सर वो ये एक तो कानूनी हो, उसके अलावा आपने उनको अब वो ये कहते हैं इसमें कानूनी अगर आप बात करें तो उन्होंने कहा कि हमें तो सबसे बड़े फोरम से सजा दिलवा दी थी, अपील का चक्कर ही खत्म करा दिया था। एक दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि ना हमने 9 मई किया तो जाहिर है अब उससे तो हमारा कंपैरिजन ना करें, जिसने 9 मई किया उसके साथ और ट्रीटमेंट होगा, हमारे साथ और ट्रीटमेंट होगा, या जो लैंग्वेज आपकी पार्टी ने यूज की है, मैं जो कहते हैं जो स्टांस आप लोगों ने लिया है, मतलब बाकायदा मीर जाफर, मीर सादिक और वो सारी चीजें XYZ, तो वो कहते हैं अगर इस लेवल पे लेके गए तो उसी लेवल पे वो डील भी करेंगे चीजों को। क्विकली ब्रीफ कमेंट कीजिएगा फिर मुस्तफा साहब के बाद जाए। पहली बात तो यह है कि इनके गुजरांवाला के जलसे की तकरीरें इनकी आप सुन लें। नवाज शरीफ साहब जब मुल्क से बाहर बैठे हुए थे, यही जो जलसा और गुफ्तगू हो रही थी PTM की जमातों के साथ, उनकी वो गुफ्तगू सुन लें। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू उठा लें, आप याद सादिक की गुफ्तगू उठा लें, मियां लतीफ की गुफ्तगू उठा लें। सर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो आप कह रहे हैं इन्होंने भी ये सब कुछ किया था, इनके साथ नहीं हुआ, लेकिन वो ये कहते हैं आप हमसे भी आगे निकल गए। किया था जी मुस्तफा भाई, सर आपका नुक्ता आ गया, मैं बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इमरान खान साहब भी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनके पास काफी एम्पल टाइम था, ही वाज नेवर इंटरेस्टेड। उनके आप जेल जाने से पहले के बयानात उठाकर देखें और आखिरी बयान उनका उठाकर देखें, उन्होंने कहा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हूं, मेरे से बात की जाए। पॉलिटिकल फोर्सेस को उन्होंने कभी अहमियत नहीं दी। पाक भारत जंग का माहौल बन गया, उसमें भी वो अपोजिशन के साथ नहीं बैठे, और जितनी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई, ऐसे मौके आए जहां पे उन्हें स्टेट्समैन का रोल प्ले करना चाहिए था, नहीं किया। वो ये समझते हैं कि अगर मैं जिनके खिलाफ मैंने इतना बड़ा नैरेटिव क्रिएट किया है कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, मैं अगर इनके साथ बैठूंगा तो मेरा नैरेटिव धड़ाम से गिर जाएगा, मैं इनके साथ नजर नहीं आना चाहता, इनके साथ बैठना नहीं चाहता, इनके साथ कोई कमरा शेयर नहीं करना चाहता। तो ये नैरेटिव तो नहीं गिरा, लेकिन हुकूमत गिर गई। हाँ, लेकिन अब पॉइंट इज कि अगर हमने मुल्क को वाकई आगे लेकर जाना है, इस सूरत हाल से निकालना है, तो हमें बैठकर, मैं फिर कहूंगा कि हमें इस चीज को कि ये इक्तदार की जो म्यूजिकल चेयर है कि आज इसके ऊपर फलाने को बिठा दिया, कल किसी को बिठा दिया, आज इससे नाखुश हो गए, इसको निकाल दिया, इस सिलसिले को बंद करना होगा। 76 ईयर्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमने इस पीरियड के अंदर हर चीज ट्राई करके देख ली है। अगर ट्राई नहीं किया तो एक चीज नहीं ट्राई की कि अवाम को फैसला करने दे कि यार वो क्या फैसला करते हैं। मुस्तफा भाई, लेकिन मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो बड़ा फेयर कमेंट मुझे उस पे आपका चाहिए। 18 में हमें पता है कि अगर फेयर इलेक्शन होता तो कौन जीतता। हमें 2023 में भी पता है कि फेयर इलेक्शन हो तो किसकी ज्यादा मकबूलियत है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो 18 में हुआ, तो क्या आज 23 में जिनका जैकपॉट लगा है तो वो दे देंगे कि यार आप ऐसा करें, फेयर इलेक्शन ले लें? आम सवाल। 18 में जो हुआ उसके नतीजे में बाकी सियासी जमातें खामोश बैठ गई, नहीं बैठी, उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं चलने दी ना। तो आज अगर उसी तरह का इलेक्शन होगा तो क्या उसके नतीजे में जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनको नजर आ रहा है कि यार के केक का जो सारा पीस है और सारा निजाम है मुस्लिम लीग नून की जानिब चल पड़ा है, और जिनको उसके अंदर हिस्सा नहीं मिलेगा, जिनको डिनाई किया जाएगा, तो क्या वो आने वाली हुकूमत को चलने देंगे? पाकिस्तान की सियासी तारीख, दुनिया की सियासी तारीख में अगर कोई जमात उसको लगे कि यार हमारी ये निजाम बन रहा है और हुकूमत में आ रहे हैं और पावर में आ रहे हैं, तो वो क्या किसी को अपनी पावर वैसे दे देंगे कि यार आप क्योंकि पॉपुलर है आप ले? नहीं, तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना, मैं आपको शुरू से यही कह रहा हूं कि सियासतदान इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। सियासतदान इसी चीज में इंटरेस्टेड है कि इक्तदार का कुछ हिस्सा वो उनको बैसाखियों के सहारे मिल जाए। वो मुकम्मल इक्तदार तो सियासतदान भी नहीं चाहता, वो तो इस चीज के ऊपर उसने गुजारा करना सीख लिया है कि यार मुझे बैसाखियां मिल जाए और मैं इक्तदार के अंदर आ जाऊं, इलेक्टेबल्स 40-50 मेरे साथ जोड़ दिए जाएं, मैं हुकूमत बना लूंगा। अवाम की क्या हैसियत है, अवाम से पूछने की क्या जरूरत है, इनको डिलीवर करने की क्या जरूरत है? अब सियासतदानों और सियासी जमातों की तो ये सोच हो गई है कि यार जिनको साइयों को राजी करना है उनको जाके राजी करो ना, अवाम के पास जाने की क्या जरूरत है? अवाम तो इमटेरियल हो गई। तो हमें अब इस सारी चीज को 76 साल हो गए
और ये किसी ने कहा कि जी 76 साल जो है कोई कौमों की तारीख में बड़ा पीरियड नहीं होता, तो मेरे भाई इतना जरूर जहन में रखें कि जंग अजीम दोम के बाद जर्मनी और जापान फ्लैट हो गए थे, एक के ऊपर 2 एटम बम मार दिए, डी डे हो गया, बर्लिन फ्लैट कर दिया। 20 सालों में 25 सालों में वो कौमें वापस खड़ी हो गई। लेकिन तो हमने बहुत बड़ा पीरियड जाया किया। नेशन की प्रायोरिटीज भी तय करती है ना, जिस नेशन ने फैसला कर लिया है, अनफॉर्चुनेटली 76 इयर्स में हम डायरेक्शन ही नहीं तय कर पा रहे फैसला कर सके ना, करना ये तो फिर कौम ने फैसला करना होता है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कौम को फैसला तो करने दें, कौम से आपने उसको फैसला करने कब दिया है? बंद कमरों में बैठ के आप फैसला कर लेते हैं कि जी कि नहीं ये आज हुक्मरान होगा, नहीं परसों वो होगा, नहीं ये हमें नहीं पसंद, ये इस खेल में नहीं होना चाहिए। भाई ये फैसला करना तो अवाम का काम है, बंद कमरों में बैठ के ये फैसले तो नहीं होने चाहिए। तो ये बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शन है जिसको हमने तय किया। थैंक यू सो मच मुस्तफा नवाज खोकर साहब, शोएब शाहीन साहब, आप दोनों शुक्रिया, आमिर मीर साहब मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आज आर्मी चीफ ने जनरल आसिम मुनीर ने फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद से मुलाकात की है। मुलाकात में गज़ा में फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान पर ताज़ियत भी की है और आर्मी चीफ का इसराइली फ़ौज की जानिब से बेगुनाह शहरियों के कत्ल पर इज़हार तशवीश, और उन्होंने ये कहा कि इसराइल के शहरी आबादी, इमदादी कारकुनान, स्कूलों और अस्पतालों पर मुसलसल हमले इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम हैं और गज़ा से फ़लस्तीनियों की जो जबरी बेदखली है इंसानियत के ख़िलाफ़ ये खुलेआम संगीन जराइम का इर्तिकाब है। और इस नाजुक मोड़ पर यह ज़रूरी है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी इसराइली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ताकत के गैर मुतनासिब और गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से रूनुमा होने वाले इंसानी अलमिये को जल्द अज जल्द ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करे, क्योंकि ये सरीहन जो है वो कवानीन की खिलाफ वर्जी है और ये जुल्म है। पाकिस्तान को भरपूर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त फ़लस्तीन जिस कर्ब और तकलीफ़ से गुजर रहा है, जितनी हज़ार जानों का नुकसान हो गया। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक होता है किसी की कंप्लेन और उसका रिवेंज, लेकिन ना ये कंप्लेन है ना ये रिवेंज है, बल्कि ये एक बहुत प्री प्लान्ड और डिज़ाइन जो है वो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए काम है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।